Hi, my name is Cherry and welcome to the episode 5 of my series Know Your Bottle. We have talked about what whiskey is, what that name on your bottle means, what those numbers actually stand for, and how casks shape a whiskey's character. And today we are going one level deeper. Scotch whiskey, American single malt, Irish whiskey, Canadian whiskey, Japanese whiskey, Indian whiskey, and even how the whiskey is distilled. These aren't just original labels, these are legally protected categories. Each one has its own strict rule book. So let's break it down. तो चलो अब शुरू करते हैं सबसे पुरानी और सबसे स्ट्रिक्ट रूल बुक से, स्कॉच विस्की रेगुलेशंस 2009। अब ये वो ओरिजिनल फ्रेमवर्क है जिस पे दुनिया के बाकी विस्की के लॉज किसी ना किसी तरह बेस्ड या इंस्पायर्ड है। अब स्कॉच विस्की सिर्फ स्कॉटलैंड में ही डिस्टिल होनी चाहिए, पानी और मोल्टेड बार्ले से। और चाहे तो हम अदर होल ग्रेन से भी विस्की बना सकते हैं, बट इट हैज टू बी इन स्कॉटलैंड। लेकिन फर्मेंटेशन सिर्फ ईस्ट से ही होनी चाहिए और डिस्टिलेशन 94.8% एबीवी से कम होनी चाहिए। और एक स्ट्रिक्ट रूल, मैच्योरेशन भी स्कॉटलैंड में ही होना चाहिए, वो भी फॉर 3 इयर्स। और एज होनी चाहिए ओक बैरल्स में जो कि 700 लीटर से ज्यादा बड़े ना हो। और बॉटल होनी चाहिए मिनिमम 40% एबीवी पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया जाता, बट इसमें सिर्फ प्लेन कैरामल ऐड किया जाता है कलर्स को एडजस्ट करने के लिए। स्कॉच अपना ओरिजिनल कलर, टेस्ट एंड अरोमा प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल से ही रिटेन करती है। अब अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस जैसे कि डिस्टिलेशन, मैच्योरेशन या बॉटलिंग अगर स्कॉटलैंड से बाहर हो रही है तो उसको लीगली हम स्कॉच नहीं कहेंगे। किसी भी विस्की को बर्बन हम तब बोलेंगे जब उसको अमेरिका में ही बनाया जाए और एज किया जाए, सिर्फ केंटकी में नहीं, पूरे यूएसए में कहीं पे भी। अब मैश बिल में कम से कम 51% कॉर्न होना बहुत जरूरी है, बाकी राय, बार्ले या व्हीट हो सकता है। बर्बन हमेशा नए चार्ड ओक बैरल में ही एज होती है। एक बार यूज हुआ बैरल दोबारा बर्बन के लिए यूज नहीं हो सकता। अब डिस्टिलेशन करते टाइम प्रूफ 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैरल में भरते टाइम प्रूफ 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बॉटलिंग होनी चाहिए 80 प्रूफ पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बर्बन के लिए कोई भी एजिंग पीरियड नहीं होता तब तक वो नए चार्ड ओक में रखी गई हो। बट इसमें भी एक कैच है, अगर लेबल पे स्ट्रेट बर्बन लिखा है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 2 इयर्स। पानी के अलावा कुछ भी ऐड किया नहीं जा सकता, नो कलर, नो फ्लेवरिंग। अब इसका एक छोटा कजन भी है, टेनेसी विस्की। अभी होती तो बर्बन जैसी है, बट इसे बैरल में डालने से पहले शुगर मेपल चारकोल से फिल्टर किया जाता है और जिसे कहते हैं लिंकन कंट्री प्रोसेस। और ये टेनेसी में ही बनाई जानी चाहिए। और अगर तुम अमेरिकन राय विस्की देखो तो रूल्स एकदम बर्बन जैसे ही है, बट मैश बिल में 51% कॉर्न की जगह 51% राय होना चाहिए। और इसी वजह से राय विस्की का टेस्ट थोड़ा सा पेपरी और स्पाइसियर होता है। अब एक बहुत ही रीसेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट, अमेरिकन सिंगल मॉल्ट विस्की। ये एक नया लीगल कैटेगरी है जो कि दिसंबर 2024 से फाइनलाइज हुआ और जनवरी 2025 से इफेक्टिव हुआ। मतलब बर्बन जैसी पुरानी कैटेगरी नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश रूल है। इसके रूल बर्बन से एकदम अलग है। मैश 100% मॉल्टेड बार्ले से बना होना चाहिए, कौन से नहीं। विस्की एक ही यूएस डिस्टिलरी में मैश, डिस्टिल और एज होनी चाहिए। डिस्टिलेशन 160 प्रूफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बॉटलिंग 80 प्रूफ यानी 40% एबीवी पर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा डिफरेंस है बैरल का। बर्बन हमेशा न्यू चार्ड ओक बैरल्स में एज होती है और एक बार एज हुआ हुआ बैरल दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। बट अमेरिकन सिंगल मॉल्ट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, ये यूज ओक बैरल, चार्ड ओक बैरल, अनचार्ड ओक बैरल किसी में भी एज की जा सकती है, बिल्कुल स्कॉच की तरह। और इसमें भी बैरल का साइज मैटर करता है, 700 लीटर से बड़ा बैरल क्वालिफाई ही नहीं करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, कैरमल कलरिंग भी अलाउड है, बस लेबल पर डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। और विस्की अगर कम से कम 2 साल एज हुई है तो लेबल पर स्ट्रेट अमेरिकन सिंगल मॉल्ट भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं आयरिश विस्की की। ये आयरलैंड में ही डिस्टिल और मैच्योर होनी चाहिए। ग्रेन मैश मोल्टेड सीरियल से बनता है और डिस्टिलेशन 94.8% एबीवी से कम होना चाहिए। ये कम से कम 3 साल तक एज होनी चाहिए। इट्स लाइक स्कॉच। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कास्क ओक का ही होना जरूरी है। अब वो कोई भी वुडन कास्क हो सकता है, भले ही उसमें पहले बर्बन, शेरी या पोर्ट वाइन रखी गई हो। और बॉटलिंग होनी चाहिए 40% एबीवी पर। ट्रेडिशनली आयरिश विस्की ट्रिपल डिस्टिल्ड होनी चाहिए, बट अब ये जरूरी नहीं है लीगली। एक पॉपुलर स्टाइल है जो स्मूथनेस के लिए जानी जाती है। एक और यूनिक आयरिश कैटेगरी है जो कि है सिंगल पॉट स्टिल विस्की। अब ये सिंगल मॉल्ट से थोड़ी अलग होती है, इसमें सिर्फ मॉल्टेड बार्ले को यूज नहीं करते। ये मिक्सचर होता है 30% मॉल्टेड बार्ले, 30% अनमॉल्टेड बार्ले और 5% अदर ग्रेन्स जैसे कि ओट या फिर व्हीट को यूज करते हैं। अब ये पॉट स्टिल में ही डिस्टिल होती है, ट्रेडिशनली ट्रिपल डिस्टिल। हालांकि डबल डिस्टिलेशन भी लीगल है और सिंगल तभी लिखा जा सकता है जब सब कुछ एक ही डिस्टिलरी में बना हो। अनमॉल्टेड बार्ले की वजह से इसमें एक नटी, स्पाइसी और ऑयली टेक्सचर आता है जो कि सिंगल मॉल्ट में नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कनेडियन विस्की की।
तो कनेडियन विस्की भी मैश, डिस्टिल और एज तीनों ही कनाडा में होनी चाहिए। ये एज होती है 3 साल के लिए, वो भी छोटे वुडन बैरल्स में, और बॉटल की जाती है 40% एबीवी पर। बट कनेडियन विस्की का एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग रूल है जो कि किसी और कंट्री में नहीं मिलता। इसके फाइनल वॉल्यूम के 9.09% तक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कैरामल कलरिंग और दूसरे डिस्टिलेट्स ऐड किए जा सकते हैं। और ये बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, 1 पार्ट 11 पार्ट्स में। इससे प्रोड्यूसर्स वाइन, शेरी या बर्बन जैसा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपनी विस्की में, लेकिन बाकी 90% से ज्यादा प्योर कनेडियन ग्रेन स्पिरिट ही होती है। अब हम बात करेंगे जापानीज विस्की की। इसके रूल्स बहुत ही रीसेंट है, क्योंकि 2020 तक इसके कोई लीगल रूल्स थे ही नहीं। इसका मतलब कोई भी फॉरेन विस्की ब्रांड इसको इंपोर्ट करके अपनी बॉटल पर जापानीज विस्की लिख सकती थी। 2021 में जापान स्पिरिट्स एंड लिकर्स मेकर एसोसिएशन ने नए स्टैंडर्ड्स अनाउंस किए, जो 2024 तक फुल्ली एनफोर्सेबल हो गए। अब जापानीज विस्की कहलाने के लिए फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन सब कुछ जापान की एक डिस्टिलरी में ही होना चाहिए। एज भी कम से कम 3 साल के लिए वुडन बैरल में जापान में ही होनी चाहिए, और बॉटल भी 40% एबीवी पर होनी चाहिए, दैट टू ऑल्सो इन जापान। अब एक बहुत ही अनकंफर्टेबल इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जब भी हम कोई इंडियन विस्की को ऑर्डर करते हैं बार में, तो इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से वो विस्की ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मोलेसिस से बनती है, जो कि शुगर कैन प्रोसेसिंग का बाय प्रोडक्ट है, ग्रेन से नहीं। और स्कॉच और अमेरिकन रूल्स के हिसाब से विस्की बनाने का बेस सीरियल ग्रेन होना चाहिए। तो मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट्स को टेक्निकली रम कहते हैं, विस्की नहीं। एफएसएसआई ने इसी पर रिसेंटली इन्वेस्टिगेट भी किया है। कुछ ब्रांड्स न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट या मोलेसिस बेस्ड एएनए लेते हैं और उसमें डायरेक्टली आर्टिफिशियल कलरिंग मिलाकर पुरानी बैरल एज विस्की जैसा टेस्ट, कलर और स्मेल क्रिएट कर देते हैं, वो भी बिना असल में बैरल में एज किए। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी एक कैटेगरी है, जेन्युइन इंडियन मॉल्ट विस्की, जैसे कि अमृत, पॉल जॉन, गोडावन, रामपुर एंड इंद्री। ये 100% मॉल्टेड बार्ले से बनती है, कॉपर पॉट स्टिल्स में डिस्टिल होती है और ओक बैरल्स में एज होती है। बिल्कुल स्कॉच जैसा क्वालिटी और प्रोसेस। इन डिस्टिलरीज ने मिलकर 2024 में इंडियन मॉल्ट विस्की एसोसिएशन बनाई, और 2025 में पहली बार फॉर्मली इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया। सिर्फ एक ही इंडियन डिस्टिलरी में मैश फर्मेंट डिस्टिल, ओनली कॉपर पॉट स्टिल डिस्टिलेशन, नो कॉलम स्टिल्स, मिनिमम 3 साल ओक कास्ट मैचुरेशन, पूरा प्रोसेस इंडिया के अंदर ही। और 2025 में उन्होंने जीआई टैग, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भी अप्लाई किया, जो कि स्कॉच या शैंपेन जैसा लीगल प्रोटेक्शन देगा। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, विस्की किस टाइप के स्टिल में बनती है और उसका टेस्ट पे कितना असर पड़ता है। तो अब ये स्टिल्स दो तरह के होते हैं, पॉट स्टिल और कॉलम स्टिल। पॉट स्टिल एक सिंपल कॉपर कैटल जैसा होता है, ये बैच में डिस्टिल होता है, मतलब एक बार में सिर्फ एक बैच बनता है और फिर दोबारा से नए बैच के लिए लोड करना पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बट स्पिरिट में ज्यादा ऑयल्स और फ्लेवर कंपाउंड्स रिटेन होते हैं, इसीलिए पॉट स्टिल विस्की थोड़ी हैवी और ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन होती है। सिंगल मॉल्ट स्कॉच, आयरिश सिंगल पॉट स्टिल और इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की तीनों ही पॉट स्टिल में बनती है। और दूसरी तरफ है कॉलम स्टिल, ये एकदम पॉट स्टिल का ऑपोजिट होता है। ये पूरा प्रोसेस एक बार में कंप्लीट करता है, जैसे कि मैश एक तरफ से एंटर करता है और स्पिरिट दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। ये ज्यादा एफिशिएंट, लाइटर, क्लीनर और कंसिस्टेंट स्पिरिट देता है। ग्रेन विस्की जो कि ब्लेंडेड स्कॉच में यूज होती है और ज्यादातर बर्बन और राय कॉलम स्टिल में बनती है, जिसे बियर स्टिल भी कहते हैं, यूजुअली एक डबलर या थम्पर के साथ, जो कि पॉट स्टाइल सेकेंड डिस्टिलेशन देता है। क्राफ्ट डिस्टिलर्स अमेरिकन सिंगल मॉल्ट और बर्बन को भी पॉट स्टिल्स में बना रहे हैं, स्कॉच जैसा कैरेक्टर लाने के लिए। अब जब भी विस्की डिस्टिल होती है, तो जो भी बाय प्रोडक्ट डिस्टिलेशन के बाद निकलता है, वो सारी चीजें यूज नहीं होती है। डिस्टिलर इसे 4 पार्ट्स में कट करता है। सबसे पहले आता है 4 शॉट्स, वो लिक्विड जिसमें हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसे हमेशा डिस्कार्ड किया जाता है। इसके बाद आता है हेड्स, इसमें एसीटोन जैसी स्मेल होती है और मेथनॉल भी होता है, जो कि पॉइजनस होता है, इसलिए इसे भी निकाल दिया जाता है। और फिर आता है हार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे द कट भी कहते हैं। यही हिस्सा बेस्ट टेस्ट देता है और यही बैरल में जाके एज होता है। लास्ट में आता है टेल्स, इसमें हेवियर अल्कोहल्स और ज्यादा पानी होता है, फ्लेवर कम होता है, तो इसे भी डिस्कार्ड या फिर रीडिस्टिल कर दिया जाता है। अब एक अच्छे डिस्टिलर की असली स्किल यही है, सही टाइम पे हेड से हार्ट और हार्ट से टेल पर स्विच करना। थोड़े भी गलत टाइम पे कट किया तो पूरे बैच का टेस्ट चेंज हो सकता है। अब जब भी तुम कोई बॉटल उठाओ, चाहे वो स्कॉच हो, बर्बन हो, आयरिश विस्की हो, कनेडियन हो, जापानीज या इंडियन हो, वो सिर्फ एक मार्केटिंग लेबल नहीं है, वो एक लीगली प्रोटेक्टेड प्रॉमिस है कि बॉटल के अंदर क्या है, कहाँ बना है और कैसे बना है। सो नाउ cheers to knowing what's legally in your glass, and most importantly, cheers cherry।